नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। मध्य प्रदेश में सत्ता की एक बार फिर कुंजी जनता के हाथ में है। 24 सीटों पर चुनाव है और यह उपचुनाव आम चुनाव की तरह ही होगा। यही चुनाव तय करेगा कि सत्ता पर कौन काबिज रहेगा और कौन सत्ता से दूर रहेगा। इस सब के बीच आरोप प्रत्यारोप तो जारी हैं, लेकिन अब एक बार फिर विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं और इस बार सवाल मतदान को लेकर है। विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम में बटन दबाने से कोरोना संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है, तो इस बार मतदान बैलेट पेपर से होना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष बहाने बना रहा है, ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहा है, जबकि यदि मतपत्र के आधार पर मतदान होगा तो कहीं अधिक संक्रमण होने की आशंका है। लेकिन इतना तो तय है कि दोनों दल ये मान रहे हैं कि मतदान संक्रमण को दावत दे सकता है। तो चलिए, एक बार ईवीएम फिर शंका में है, फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार विपक्ष ने दरवाज़ा दूसरा चुना है, आधार दूसरा बनाया है और सत्ता पक्ष एक बार फिर कह रही है कि विपक्ष ने जब सरकार बनाई तब तो ईवीएम को दोष नहीं दिया, लेकिन अब ईवीएम को दोष दिया जा रहा है। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं, सवाल बहुतेरे हैं और इन्हीं सवालों के बीच हम चर्चा करेंगे और यही हमारा आज का विशेष, फिर सवालों में ईवीएम। हम इस विषय पर चर्चा करें उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर फिर घमासान। कांग्रेस ने फिर उठाए ईवीएम पर सवाल, निर्वाचन आयोग को दिया ज्ञापन, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग। बीजेपी ने किया पलटवार, कांग्रेस चुनाव जीती तो ईवीएम पर भरोसा, अब ईवीएम से उठ गया विश्वास। पर सवाल, कोरोना की संकट की घड़ी में कैसी होगी व्यवस्था, बैलेट पेपर कितना है सेफ। मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान के बीच एक बार फिर ईवीएम का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है। कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। इस बार कांग्रेस ने उपचुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की है। इसके लिए कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग को ज्ञापन भी सौंपा है। तो उधर कांग्रेस की इस मांग पर मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी सरकार ईवीएम से बनी थी, वो हमेशा ईवीएम का रोना रोते हैं, परिणाम के बाद खामोश हो जाते हैं। ये उनकी हार का डर है, कांग्रेस की हार सुनिश्चित है। वाली बात नहीं है, उनकी सरकार ईवीएम से ही बनी थी और वो हमेशा से ईवीएम का रोना रोते थे। उस समय भी रोया था। आप ध्यान हो, परिणाम आने के पहले तक वो ईवीएम पे ही लगाते रहे थे, परिणाम के बाद में खामोश हो जाते हैं। ये अज्ञात आशंका, ये उनके हार की आशंका, ये उनका डर, ये बात का द्योतक है कि उन्होंने अपने 15 महीने में कुछ किया नहीं और मालूम है कि जनता के बीच जाए कैसे। हालांकि वो जाते वैसे भी नहीं है, हार सुनिश्चित है। पर सवाल है, इस बार उपचुनाव कोरोना संकट के बीच में होना है और इस संकट की घड़ी में सोशल डिस्टेंस तो एक समस्या है ही, पर इसके साथ ही कोरोना संक्रमण ना फैले, इसका भी निर्वाचन आयोग को ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं अगर देखा जाए तो ईवीएम को सैनिटाइज करने में समस्या कम होगी, बैलेट पेपर से संक्रमण का खतरा ज्यादा रहेगा, बैलेट पेपर से चुनाव में ज्यादा अधिकारी बल लगेगा, रिजल्ट आने में भी देर होगी, बैलेट से चुनाव में समय ज्यादा लगेगा। खैर, ईवीएम हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही है। कांग्रेस इस पर हमेशा से ही सवाल खड़े करती आई है। वहीं सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के सरकार पर भी आरोप लगते रहे हैं। जहां एक तरफ नो पॉलिटिक्स की बात करने वाले राजनीतिक दल अब पूरी तरह से सियासत पर उतर आए हैं। अब देखना होगा उपचुनाव में कोरोना संकट के बीच निर्वाचन आयोग का क्या फैसला होता है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो अब देखना होगा कि किस तरह से चुनाव होते हैं, कब चुनाव होते हैं। अभी तो तारीखें भी नहीं आई, लेकिन इतना तय है कि चुनाव तो होगा। इसलिए लोकतंत्र में चुनाव बहुत ज़रूरी है और चुनाव तो एक तरह से ऐसे हो रहा है
जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं कर रहा था कि इतने ढेर सारे 22 लोग इस्तीफ़ा दे देंगे, 2 लोगों का निधन हो जाएगा और 24 सीटों पर चुनाव होगा और चुनाव सरकार किसकी रहेगी ये भी बताएगा। बहुमत का खेल है, बहुमत के आधार पर बहुत सी चीज़ें हैं। किसी को बैलेट बहुत पसंद है तो किसी को ईवीएम। तो चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं, हम परिचय कराते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ इस चर्चा में केदारनाथ शुक्ल हैं जो भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ विधायक हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। साथ ही हमारे साथ एस बंसल हैं जो रिटायर्ड निर्वाचन अधिकारी रहे हैं, और बंसल साहब के साथ साथ हमारे साथ हमारे डीजियाना मीडिया समूह के सलाहकार संपादक वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा भी हमारे साथ हैं। साथ ही हमारे साथ सुखेन सिंह बन्ना हैं, कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बंसल साहब, आपसे ही शुरू करता हूं इस चर्चा को मैं। ये बार बार सवाल आता है कि ईवीएम से कराओ या बैलेट पेपर से कराओ। अब संक्रमण पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। आप कैसे देखते हैं कि ये चुनाव किस तरह से निष्पक्ष और खतरे से खाली रहेगा, कैसे सावधानी बरती जा सकती है, कैसे इन सारी तरह की चीजों को बेहतर ढंग से अंजाम दिया जा सकता है, और क्या लगता है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत पड़ती है तो कितने अधिक लोगों को की जरूरत पड़ेगी? देखिए सर, ये सही है कि समय के मान से कि कोरोना को देखते हुए सुरक्षित चुनाव प्रक्रिया। बंसल साहब, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहता हूँ। अगर आप थोड़ा और पीछे चले जाएंगे तो हमें स्क्रीन पे दिखेंगे, इसलिए कि आप अभी स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं। बस अब ऐसे ही रहिएगा। अब बताइए अपनी बात। सही है, समय के मान से अब जो कोरोना का जो प्रकोप हुआ है उसके हिसाब से अब हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए चुनाव कराने पर विचार करना है। ईवीएम जो मशीन है, इससे आसानी से सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए और बिना संक्रमण फैलाए चुनाव आसानी से हो सकता है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। जब भी मतदाता मतदान केंद्र के अंदर जाएगा, इसे सैनिटाइज कराया जा सकता है, हाथ सैनिटाइज कराया, और ईवीएम मशीन को भी समय समय पर सैनिटाइज करा के चुनाव आसानी से कराए जा सकते हैं। इसमें कोई संक्रमण फैलने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। दूसरा मेरा एक सवाल आपसे और है, आप एक एक्सपर्ट हैं। दूसरा आपसे मेरा एक सवाल और है कि आम दिनों में मतदाता पोलिंग बूथ पर जो कतार लगती है उसमें बिल्कुल नजदीक खड़ा होता है। सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, 2 गज की दूरी बनानी है, मतदान बहुत धीमा होगा ऐसी परिस्थिति में, कतारें बहुत लंबी होंगी ऐसी परिस्थिति में। तो आपको क्या लगता है कि सभी लोग मतदान आसानी से कर सकें तो क्या 3 गुना से अधिक मतदान केंद्रों की ज़रूरत पड़ेगी, या इसी में किया जा सकता है इसलिए कि बहुत मुश्किल होगा? क्या मेथड अपनाया जाए जिससे इतनी लंबी कतारों को मेंटेन किया जा सके? आप कैसे देखते हैं उसे, कैसे किया जा पाएगा इसे? देखिए, इसमें मैं कोई ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लगेगा। जैसा भी आपने अपने अनुभव किया है कि एक के बाद एक व्यक्ति जाता है और मतदान करता है। ये जरूरी है कि जब बाहर लाइन में खड़े होते हैं, पास खड़े होते हैं, अब उनको 1-1 मीटर की दूरी पर खड़ा रखा जाएगा। जो मतदान केंद्र रहेगा वहां पर जो है लंबी लाइन के लिए वो जो गोले बना दिए जाएंगे 1-1 मीटर की दूरी पर, और वहां पर वो अपने व्यक्ति खड़े होंगे। पहले से ज्यादा अच्छी तरह से व्यवस्थित चुनाव हो सकता है कि इसमें होंगे, क्योंकि उस समय जो धक्का मुक्की होती थी, लोगों को जल्दी रहती थी, वो नहीं रहेगी, और कंटिन्यूएशन जो भीड़ है वही इकट्ठी हो जाती थी एक साथ मतदान के होगी, और स्मूथली चुनाव होगा। जो पहले जो समय पहले से बेहतर चुनाव हो सकता है, दूरी रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकता है, और आप कह रहे हैं कि ईवीएम को सैनिटाइज करना ज्यादा आसान है। तो कैसे बना ये
ये मुद्दा क्यों उठाया गया है? चुनाव आयोग के सामने जाकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल गया भी है। आप ईवीएम पर शक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं या आप किस तरह की आशंकाओं से घिरे हुए हैं? देखिए, ऐसा है कि कोई कांग्रेस पार्टी नहीं, बल्कि जब जब चुनाव होते हैं तो एक बारी ईवीएम पर सवाल उठता है। और लगभग चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही, चाहे और पार्टियां रही हो, सबने ईवीएम पर सवाल उठाए। और एक ये अच्छा अवसर है, एक अच्छा अवसर है कि कम सीटों पर चुनाव भी हो रहा है, कोरोना से भी बचना है, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के पूरे देश के लोग लगे हुए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, कोरोना ना फैले। उसमें बैलेट पेपर से एक व्यक्ति जाएगा तो अपना बैलेट पेपर डालेगा और बैलेट पेपर से चुनाव करके चलाएगा। अब मशीन में जाएगा तो एक ही व्यक्ति बार बार उसको करेगा, बार बार तो सेंट्रलाइज की नहीं जा सकती। इसलिए मेरा ये कहना है कि बैलेट पेपर एक ऐसा इशू भी रहा है, उसकी भी बात खत्म हो जाएगी। आप ही बोल रहे हैं कि बार बार उठाया जाता है, बार बार। कम समय, कम सीटों का चुनाव है, व्यवस्थाएं भी अच्छी हो सकती हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन हो सकता है, कोरोना से भी बचा जा सकता है। और जो बार बार बातें उठती हैं तो हो सकता है इसी बहाने बातें भी समाप्त हो। अगर बैलेट पेपर से हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं समझता हूं इसमें भारतीय जनता पार्टी को भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए और चिंता नहीं करना चाहिए, और बैलेट पेपर पर उसको सारी तैयारी करनी चाहिए और चुनाव कराना चाहिए। चले केदारनाथ जी, आपने बैलेट को भी बहुत नजदीक से देखा, फिर आपने ईवीएम को भी बहुत नजदीक से देखा, बहुत वरिष्ठ विधायक हैं आप, लंबे समय से आप इस चुनावी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और बहुत पहले से आप चुनाव को देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कैसे चुनाव होने चाहिए? और कांग्रेस ये जो तर्क दे रही है कि किसी को कोई शक भी नहीं होगा और बेहतर है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, एक प्रयोग हो जाए, और वो अकेले नहीं, सारा विपक्ष इस पर सवाल खड़े करता रहा। बात करने के लिए बात कुछ भी की जा सकती है, लेकिन अब दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। ईवीएम का प्रयोग बहुत सफल रहा है और ईवीएम ने समय समय पर अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर दिया है। इस नाते ईवीएम से ही मतदान होना चाहिए और ईवीएम से ज्यादा हम सुरक्षित रहेंगे। और जो भी गाइडलाइंस हैं कोरोना की भी, वो भी ईवीएम में हम मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए ईवीएम को ही महत्व देना चाहिए। जो कांग्रेस से सवाल बार बार खड़े कर रही, उसके पीछे आप क्या वजह देखते? वो सवाल खड़े करना उनकी आदत में है और कोई उसके पीछे बहुत गंभीरता नहीं है। कोई गंभीर मामला अगर होता तो बात समझ में आती। उनकी बात को गंभीरता से लेने की जरूरत भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन को अपने रास्ते चलना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चाहिए। चले रमेश शर्मा साहब, सबकी बातें आपने सुनी। एक बार बैलेट की मांग है, वो कांग्रेस जो कभी ईवीएम लाई थी उसका वो श्रेय लेती थी, आज वो उससे दूर भाग रही है। और वो बीजेपी जो ईवीएम का हमेशा विरोध करती थी, बाकायदा उसने एक पुस्तक लिख दी थी बहुत बड़ी सी। तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी सहित वर्तमान में नरसिम्हन जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बड़े ज़बरदस्त ढंग से वो बीजेपी का पक्ष रखते हैं, वो ईवीएम के घोर विरोधी हुआ करते थे। आज बीजेपी ईवीएम की समर्थक नज़र आती है और कांग्रेस विरोधी नज़र आती है। ये जो परिवर्तन है ये भी बड़ा अजब गजब है। और एमपी में तो बहुत कुछ अजब होता ही रहा है। पहले भी ईवीएम बड़ी बदनाम हुई है, एक मॉक ड्रिल के दौरान बड़ी बदनामी हुई थी ईवीएम की। और ये वही क्षेत्र है ग्वालियर चंबल संभाग का जहां चुनाव, जो वर्तमान मध्य प्रदेश के चुनाव आयुक्त हैं, उनको लेकर बहुत सवाल भी खड़े हुए थे और बहुत तरह की बातें भी हुई थी। अब एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल हैं। अभी चुनाव की तारीखें नहीं आई हैं, लेकिन चुनाव को लेकर शय और मात का खेल तो शुरू हो ही गया है। आज वर्चुअल रैली भी थी, नितिन गडकरी ने संबोधित किया, बड़े नेताओं ने संवाद किया। लेकिन इन सब के बीच आप कैसे देखते हैं ईवीएम पर सवाल खड़े? रमेश शर्मा साहब,
जी जी जी, देखिए मोटे तौर पर जैसा कि आपने खुद भी कहा है, ईवीएम मशीन जो है वो सरकार हमेशा उसका समर्थन करती रही है और विपक्ष उसका विरोध करती रही है। आपने खुद भाजपा का उदाहरण दिया है। अब चूंकि पाले बदल गए हैं तो अब भाजपा सरकार में है, वो ये मशीन का समर्थन कर रही है, कांग्रेस विरोध में है, वो उसका विरोध कर रही है। फिर कांग्रेस के विरोध की एक बड़ी आश्चर्यजनक हमने विधानसभा चुनाव में देखा, जहां वो चुनाव जीत गए हैं वहां उन्होंने ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाया, जहां वो चुनाव हार गए हैं वहां उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाया। ये ईवीएम पर सवाल तो चलता ही रहेगा, जब तक के रिजल्ट नहीं आएंगे तब तक चलता रहेगा, और चुनाव परिणाम आने के बाद भी ईवीएम पर, मशीन पर सवाल उठते ही रहेंगे। तो मैं समझता हूं उसके बावजूद भी हम जिस तरीके से जा रहे हैं, बैलेट पेपर पर इतना कागज खर्च होता है, इतने पेड़ खर्च होते हैं, इतनी, तो कुल मिलाकर के प्रकृति को भी हमको बचाना है। और मैं समझता हूं बाकी सब चीजों में हम टेक्निकल सशक्त होना चाहते हैं, कंप्यूटर से डिजिटलाइज हम पेमेंट करना चाहते हैं, पूरी जिंदगी हम डिजिटलाइज बना रहे हैं, लेकिन अब चुनाव आयोग क्यों कागज पत्थर पर चुनाव करे, वो भी उसके भी मशीन से होना चाहिए। और मैं समझता हूँ मशीन से चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं है। कई बार चुनाव आयोग ये स्पष्टीकरण दे चुका है कि मशीन में किसी प्रकार की कोई हेरफेर नहीं होती। उन्होंने विपक्षी दलों को भी बुलाया था, कुछ विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया था उस समय, लेकिन उन्होंने बाकायदा प्रदर्शन किया, क्योंकि मशीन एक इंडिविजुअल मशीन होती है, उसका कहीं ना कहीं किसी बड़े सॉफ्टवेयर से उस समय कोई कनेक्शन नहीं होता जिससे कि वो प्रभावित किया जा सके। मुझे नहीं लगता कि ईवीएम की मशीन से किसी प्रकार की भी किसी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश है। रमेश शर्मा साहब, दो तीन चीजें हैं, विज्ञान अभिशाप भी है, वरदान भी है। टेक्नोलॉजी के इस युग में हैकिंग असंभव चीज नहीं है। हम जहाँ तक हैकर उससे कहीं आगे बढ़कर बहुत ढेर सारी चीज़ें करता है। कई तरह के दावे प्रतिदावे होते रहे हैं। चुनाव की प्रोग्रामिंग, ईवीएम मशीन की प्रोग्रामिंग को लेकर भी बहुत से सवाल खड़े हुए हैं। एक बटन दबाओ और वोट कहीं और जा रहा है, ऐसे ही बहुत ढेर सारे डेमोन्स्ट्रेशन लोगों ने दिए हैं। चुनाव आयोग ने जो एक कवायद की थी, एक प्रक्रिया की थी, उसमें किसी को मशीन छूने नहीं दी, उन्हें थोड़ी देर भी मशीन देखने नहीं दी। जब आप मशीन छूने नहीं देंगे, देखने नहीं देंगे, तो शंका बनी रहेगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है लोकतंत्र में कि लोकतंत्र में एक पूरा समूचा विपक्ष, तकरीबन समूचा विपक्ष जब ऐसे सवाल खड़े करता है, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि उसे और बेहतर बनाया जाए, उसे और ऐसा परिष्कृत किया जाए, उसे और ऐसा किया जाए जिस पर सवाल न खड़े हों, उसको बेहतर से बेहतर किया जाए। लेकिन वही पुराना ढर्रा है, वही अंदाज़ है, वही तरीका है, और सवाल खड़े होते हैं। जो विपक्ष में होता है वो ज़रूर सवाल खड़े करता है। हैकिंग को लेकर बहुत तरह की बातें होती हैं, लेकिन फिर भी वो उसके निराकरण नहीं होते। हमने आजादी हासिल की है, तब से हम निरंतर परिष्कृत होते ही चले जा रहे हैं, चाहे जीवन शैली का हो, वो कृषि का हो या मशीनों का हो। ठीक उसी प्रकार मशीनों में भी हम उन्नत होते हुए बराबर चले आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें सरकार कर रही है, और इसमें जो कांग्रेस की सरकार थी वो भी एक कदम आगे बढ़ी। भाजपा अगर आई है तो कांग्रेस ने जहां प्रगति छोड़ी थी, जहां प्रोग्रेस छोड़ी, मशीनीकरण जहां छोड़ा था, भाजपा ने उससे एक कदम आगे आई है। ठीक उसी बीच में जब अटल जी की सरकार थी, उन्होंने जहां टेक्नोलॉजी छोड़ी थी उससे आगे कांग्रेस चली थी, मनमोहन की सरकार, और जहां मनमोहन ने छोड़ा है उससे आगे मोदी सरकार चली। तो देश की प्रगति की रफ्तार यही है, और उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो भी गुंजाइश हुई है वो उसमें सुधार उसमें हुए ही हैं। एक आध मशीन में ऐसी गड़बड़ी हो सकती है, अगर किसी एक मशीन में कोई ऐसी गड़बड़ी निकली है तो उससे पूरे के पूरे हम उस सिस्टम पर अपन उंगली नहीं उठा सकते। जिस तरीके से अगर मान लीजिए एक कलेक्टर पर कुछ कदाचार का आरोप लग गया तो क्या हम सारे कलेक्टरों को खड़ा कर सकते? किसी एक विधायक पर आरोप लग गया तो क्या हम सारे विधायक? बिल्कुल मैं आपके पास एक बार और आना चाहूंगा। वो दुनिया के वो देश जहां ईवीएम बनती भी थी, जहां से ये टेक्नोलॉजी आई, वहां भी बहुत ढेर सारे देशों ने ईवीएम से चुनाव कराना बंद कर दिया है। और हम ईवीएम के साथ हैं और हम ईवीएम के विरोध में भी हैं, इसलिए कि पक्ष विपक्ष दोनों के अपने अपने तर्क हैं इसको लेकर। और साथ ही जैसा रमेश शर्मा साहब कह रहे हैं कि अगर एक मशीन में कोई ऐसी गड़बड़ी निकल भी आई तो सारी मशीनों को ऐसा गड़बड़ नहीं माना जा सकता। लेकिन क्या हांडी का एक चावल देखकर नहीं हम पूरे चावल के पकने का अंदाज़ करते हैं? क्या
एक मछली सारे तालाब को गंदा नहीं करती है, ऐसे हम बहुत ढेर सारी कहावतों के साथ चलते हैं। और ईवीएम को लेकर जब इतने ढेर सारे सवाल होते हैं तो उसे और बेहतर बनाने के क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, अच्छा है, ये भी जो शंका है राजनीतिक दलों ने की थी, उसी को शंकाओं को देखते हैं उनका समाधान किया है चुनाव आयोग ने, और वीवीपैटी वाला सिस्टम को लाए हैं, वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जो जैसा पूरे भारत में उसको उपयोग किया गया था। जी पांसा साहब, अपनी बात एक बार फिर से बताएं। और हमारे भारत में अलग व्यवस्था है, वहां के देश में उसको इंटरनेट से जोड़ रखा था, लिंक्स जोड़ रखी थी, इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ रखा था। हमारे यहाँ की जो ईवीएम है उसको हम किसी कनेक्शन से नहीं जोड़ते हैं, उसमें बैटरी से जोड़ी जाती है और उसमें कोई नेट का कनेक्शन नहीं रहता, कोई इलेक्ट्रिसिटी का उसमें कोई संपर्क नहीं रहता। तो उस ईवीएम में किसी प्रकार का संशोधन या कोई चेंज करना संभव ही नहीं है। कई बार चुनाव आयोग ने सभी अच्छे अच्छे विशेषज्ञों के सामने, IIT के जो अधिकारी हैं, उनके जो टेक्नीशियन है, उनको भी चेंज दिया, किसी ने अभी तक आज तक ईवीएम मशीन में हैकिंग करके नहीं। उसमें एक सवाल जरूर खड़े किए जाते हैं कि उसकी प्रोग्रामिंग बदली जा सकती है और उस प्रोग्रामिंग के माध्यम से एक जगह वोट जाने पर कहीं और रजिस्टर हो जाए, ऐसे बहुत ढेर सारे। और दूसरा, वो जो स्लिप दिखती है बहुत थोड़े से समय के लिए, वो स्लिप बाद में कहाँ होती है, उसकी पूरी काउंटिंग नहीं होती, ऐसे भी बहुत ढेर सारे सवाल होते हैं। तो मेरा सवाल आपसे वही है कि हैक नहीं हो सकती, आप कह रहे हैं कि इंटरनेट से नहीं जोड़ा जाता, लेकिन अगर पहले से किसी प्रोग्रामिंग में कोई तब्दीली की जा सकती है तो कैसे उसे बेहतर किया जा सकता है? इसमें की जाती है जो हमारी विश्वसनीय संस्था है, बेल है, ECL है, वहां पर इनका प्रोग्रामिंग होती है और वो वन टाइम उसमें होता है, उसमें कोई संशोधन नहीं होता। एक प्रोग्रामिंग वन टाइम उसमें रिटर्न होता है, उसके बाद कोई उसमें संशोधन। और यदि कभी भी कोई कहीं बीच में भी कोई अगर उसको एक नट बोल्ट को भी यदि कोई छेड़ करता है तो वो पूरी ईवीएम मशीन जाम हो जाती है, काम में नहीं आती है। साथ ही ईवीएम मशीन जो है राजनीतिक दलों के सामने ही आती है, उन्हीं को डबल लॉक, जहां पर 2 ताले रहते हैं, उसमें रखी जाती है, उन्हीं के सामने खोली जाती है, उन्हीं के सामने डेमो होता है और उन्हीं के सामने सील की जाती है। ईवीएम मशीन में कोई पर्सनल व्यक्ति, कोई अकेला उसको कहीं हैंडल, सभी राजनीतिक दलों के सामने ही ईवीएम मशीन के सामने जो कार्रवाई होती है उनको तैयार करने का, चुनाव होने का, काउंटिंग का, वापस चुनाव में रखने का, सब राजनीतिक काम होता है। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, मैं उनसे जवाब भी ले लूं। सुखेन सिंह, आपको क्यों लगता है, क्या क्या शक है आपको, किस किस तरह के शक आप ईवीएम पर करते हैं? आप भी करते हैं, आपने अभी बीएसपी, एसपी और अन्य राजनीतिक दलों का भी उल्लेख किया, ऐसे क्या शंकाएं हैं, इसको लेकर क्या आशंका है आपके मन में? देखिए क्या है कि आप सारी बातें मुझसे बेहतर आपने किया है कि क्या दिक्कतें आती हैं, क्यों ऐसा होता है। पर अभी भाई साहब बता रहे थे कि उसका परीक्षण होता है, उसमें ये होता है, वो होता है। हमारा कहना ये है कि आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मात्र मध्य प्रदेश में 24 सीटों का चुनाव, अब बहुत कम जगह चुनाव होने हैं। हम टेढ़ा मेढ़ा रास्ता न चल करके एक परीक्षण इसका भी हो जाए कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो सीधा इसमें पहचान हो जाएगी कि जो इतने परीक्षण में लग जाते हैं, इतने लोग बताते हैं कि ऐसा नहीं है वैसा, ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी। तो आने वाले चुनावों में मध्य प्रदेश कम से कम इन 24 सीटों से एक परीक्षण पूरे भारत को दे देगा कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो निश्चित रूप से जो भी रिजल्ट आएगा तो वो माना जाएगा कि ये सही रिजल्ट आया। तो हमारा ये कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात सीधे सीधे नहीं होती। मेरा सवाल ये है अमेरिका जैसा देश ईवीएम को रिजेक्ट कर दिया और हम उसको ढो रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जब त्रेता में भगवान राम के ऊपर अंगुली उठाई गई सीता को लेकर के, उनको परीक्षण देना पड़ा था, तो मेरा कहना है कि भगवान राम से बड़ा इस हिंदुस्तान के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो ईवीएम पर अगर सारे दल
आडवाणी जी ने भी उठाया था, बीजेपी ने भी उठाया, हमारी पार्टी ने भी उठाया, बसपा ने भी उठाया, सारे लोग जब उठा रहे हैं तो इन कम सीटों में चुनाव हो रहा है तो बीजेपी को क्या दिक्कत है बैलेट पेपर से चुनाव करा देने में? अगर बैलेट पेपर से एक अच्छा बेहतर भारत तो ये आधुनिक, हमने आधुनिकता को अपनाया है, हम टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं, पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी और खासतौर से आईटी को लेकर हमारा लोहा माना जाता है। ऐसे समय में यदि हमें किसी बात पर कोई आपत्ति है, हमें कोई शंका है, हम किन्हीं आशंकाओं से घिरे हुए हैं, तो उसको लेकर हमें तर्क देने होंगे। हम त्रेता में जाकर चीज़ें नहीं सुधार सकते, तो हमें उसको लेकर तर्क देने होंगे। और क्या तर्क है आपके पास, वो मैं जरूर जानना चाहता हूं आपसे। जब जो ताली बजाई गई, थाली बजाई गई, तो ये कहाँ का वो है कि कोरोना इससे भागेगा? हमने स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया नहीं, हम कोरोना विदेशों से लाए, सारी चीज हुए। आज जिसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, आप नहीं करें। पुराने और अनुभवी संघर्षशील नेता है, तर्क दीजिए ना, ईवीएम के खिलाफ कोई तर्क हो तो दीजिए। हम बिल्कुल तर्क दे रहे हैं, निश्चित रूप से शंका नहीं, कहीं न कहीं यकीन है कि ईवीएम घोटाला होता है, ईवीएम से चुनाव जीते जाते हैं। इसीलिए तो हमारी पार्टी हो चाहे गैर पार्टियां हो, सारी ईवीएम पर जब सवाल उठा रही हैं तो कहीं न कहीं तथ्य है। और सबको, हम लोग भी जनता के बीच में रहते हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं कि जनता ने मुझे इतना वोट दिया, ऐसे हुआ, और जब रिजल्ट कम आता है तो शंकाएं होती हैं। तो इस तरीके से तमाम अब कोई ये कहेगा कि नहीं ईवीएम में ये पर्ची आई, ईवीएम में वो पर्ची आई, चलिए वो सब सारी बातें, तो हम ये कहते हैं कि अच्छा अवसर है, कम सीटें हैं, सारी तरह की बातें, तो उसको करने में क्या रखा है? कम से कम चर्चा। चलिए केदारनाथ जी से पूछ लेते हैं। केदारनाथ शुक्ला, आप क्या कहेंगे? अच्छा अवसर है, इस अवसर को एक बार उनका कहना है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको बार बार जनादेश का लुटेरा कहते हैं, वो भी दूर हो जाएगा। कुछ लगता है ऐसा कुछ कर सकते हैं? राजनीति में प्रयोग आगे की ओर बढ़ता है, प्रतिगामी कदम उठाना ठीक नहीं है। समय समय पर इस बात का परीक्षण हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने लोगों को चुनौती के साथ आमंत्रित किया, आज तक कोई प्रूफ नहीं कर सके हैं। ईवीएम अपने आप में सफल है और इसलिए ईवीएम से ही वोट होना चाहिए। कहने को तो कुछ भी कहेंगे लोग हैं। आपके जहां सरकारें नहीं, आज शिवराज सिंह राज्यों में चुनाव होते हैं, हुआ है, आपके प्रत्याशी स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर पहरा देते हुए दिखते हैं। आपके विपक्ष की सरकार है, वहाँ वो भी स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर पहरा देती हुई दिखती है। ये पहरा तो सभी लोग दे रहे हैं, तो इतना ज्यादा शक होने के बाद भी ये जहाँ सत्ता होती है वहाँ शक क्यों खत्म हो जाता है? नहीं, ईवीएम पर कसने के बाद हमने कहीं भी ईवीएम पर आपत्ति नहीं जताई है। जहां हमारी सत्ता नहीं भी है वहां भी हमने कोई ऐसे प्रश्न नहीं करके, शुरू में बातें आई थी उस समय वो उतना संशोधन सब ईवीएम में किया जा चुका है और ईवीएम बुरी तरह से तकनीकी रूप से सफल है। सारी बातों से सहमत है, माननीय, सारी बातों से सहमत है। हम परीक्षण की बात कर रहे हैं कि एक बार परीक्षा दे देने में क्या दिक्कत है? 12th के छात्रों का आपने एग्जाम लिया, क्या उन्हें दिया नहीं किया? तो मेरा यह कहना है कि एक बार 24 सीटों का परीक्षण हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और शहडोल की कलेक्टर का ट्रांसफर हुआ था इसी बिंदु पर, आपको मालूम होना चाहिए शहडोल में कितना बड़ा बखेड़ा हुआ था। और ये सभी से बात को जानते हैं, भगवान करे थोड़ा सा रुक जाए, अभी है हम लोगों को बड़ी पर आगे थोड़ा सा आप रुक जाइए। रमेश शर्मा, आपको मेरी आवाज आ रही है? रमेश शर्मा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? लगता है उनसे संपर्क टूट गया। सुखेंद्र सिंह बन्ना, आप हमारे साथ जुड़े, केदारनाथ शुक्ला आप हमारे साथ जुड़े, और एस बंसल साहब जो निर्वाचन अधिकारी रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े। आपका धन्यवाद तो कर ही रहा हूं, लेकिन साथ साथ रमेश शर्मा साहब फिर आ गए। रमेश शर्मा साहब, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा आपसे। देखिए, मोटे तौर पर आरोप तो लगते ही रहेंगे, विपक्ष का काम हमेशा आरोप लगाने का है। कल तक भाजपा लगाती थी, आज कांग्रेस लगा रही है, लेकिन चुनाव ईवीएम मशीन से ही होना चाहिए, उसमें प्रकृति की भी बचत होती है और काम सिस्टम से होगा। कोरोना को ध्यान में रखकर के सरकार से इस संक्रमण से बचने के क्या क्या उपाय करने चाहिए?
अरे जितनी कोरोना का सोशल ध्यान होता तो फिर क्या जरूरत है रमेश, चुनाव मैं कराने आपसे की? पूछ रहा हूँ। सरकार गिराने की क्या जरूरत थी? तब तो कोरोना आज चुनाव कराने की जरूरत क्या पड़ रही है? पैसे से खरीदे गए विधायक, खरीदे गए, सुखेन सिंह, दुनिया थोड़ा सा की रुक आज चुनाव जाइए। होता ही नहीं। सुखेन सिंह, आपको धन्यवाद कर चुका हूं मैं, थोड़ा रुक जाइए। ठीक। रमेश शर्मा जी, आप जाइए नहीं अभी, सुखेन सिंह रुकिए। देखिए, मोटे तौर पर मतदान केंद्र की संख्या बढ़ाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का जो भी नियम है वो सारे नियमों के तहत चुनाव होना चाहिए। टाइमिंग भी उसकी बढ़ाई जा सकती है और एक मतदान केंद्र पर 200-300 से ज्यादा लोग ना रहें। मतदान, चूंकि अब 24 सीटों पर ही चुनाव है तो मशीनों की संख्या भी खूब मिल जाएगी, सारे स्कूल मिल जाएंगे। मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाएं, सोशल डिस्टेंसिंग ज्यादा रखें और घुसने से पहले हाथ धोने का जो सैनिटाइजर है उससे हाथ अच्छी तरीके से धो करके उसमें प्रवेश करें। इस तरीके से जितनी सावधानी हो सकती है वो उसको बरतना चाहिए। बिल्कुल। आप सभी बात, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस सवाल यही है कि ईवीएम पर शक हर दौर में होता रहा, हर राजनीतिक दल करते रहे, लेकिन जो सत्ता में होता है वो समर्थन में होता है, जो विपक्ष में होता है वो विरोध में होता है। जो इसे लाए, जिन्होंने इसको बेहतर ढंग से लागू करने की कोशिश की, वो सभी इस पर शक करने लगे हैं और जो सत्ता पर काबिज हैं वो उसके समर्थन में हैं। चुनाव आयोग भी कई तरह के तर्क दे चुका है, जवाब दे चुका है, लेकिन शक बार बार है। हाँ, इतना तय है कि ऐसे समय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद ज़रूरी है। यदि अगर आयोग और मतदान केंद्र बढ़ाता है, लोगों को दूर दूर रखता है तो बेहतर है, इसलिए कि आशंका से अभी हम घिरे हुए हैं। इस कोरोना के साथ हम जी रहे हैं और इसकी वजह से हमें कोई नुकसान ना हो, इसकी चिंता सबको है। लेकिन कोरोना को लेकर बहुत सी पॉलिटिक्स है। जब कांग्रेस सत्ता में थी मध्य प्रदेश में तो कोरोना को विपक्ष, उस दौर का बीजेपी जो अब वर्तमान में सत्ताधारी दल है, वो कहता था ये कोरोना का बहाना बना रहे हैं, कोरोना डोरोना, इस तरह का भी जिक्र करता था। लेकिन अब कांग्रेस विपक्ष में है तो वो कोरोना को फिर आधार बना रहा है और सत्ता पक्ष कह रहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए, इन चीज़ों के साथ, इन चर्चाओं के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।